हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा था। आज की क्लास में हम आगे की 3 टर्म्स को और देखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली टर्म मेरे सामने यहाँ पर अकाउंट। अब सर, अकाउंट तो आपका सब्जेक्ट भी है और अकाउंट आप खुलवाते भी हैं और अकाउंट आपके सामने यहाँ पर लिखा भी है। तो मैं इसको बताता हूं, ये होता क्या है कि ये एक तरीके का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जरिया है अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इट नॉट शोन ओनली अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो शोन देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। अब देखो, बहुत एडवांस लेवल की बात यहां पर लिख दी है मैंने, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ इसका मतलब समझाता हूं। देखो बच्चों, हमने जब चैप्टर 1 की शुरुआत करी थी तो चैप्टर 1 में हमारे सामने ना बहुत सारे वर्ड आए थे, जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, और इसके अलावा भी मैंने बहुत सी चीजें आपको एक्सप्लेन करी थी। और अब मैं अगर यहाँ पर अकाउंट को समझाऊं तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बच्चों, जब भी बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे ही बोला था और उसको मैंने नाम दिया था, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड करी गई थी, जर्नल बुक के अंदर। वो कौन सा अकाउंट था, जर्नल। इसके अलावा अब चीजों को बच्चों जब बांटा जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे मैं इसको एग्जांपल से ही समझाता हूं। मैंने कहा आपसे परचेज करी, फिर परचेज करी, फिर सेल करी, फिर सेल करी, परचेज करी, सेल करी, परचेज करी, सेल करी, परचेज करी। तो इस तरीके से ना मैंने अपनी बुक जर्नल के अंदर ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रखा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनको सबको क्लासिफाई कर दूं, तो हमने वहां पर एक पॉइंट पढ़ा था, क्लासिफाई करना। अब उन चीजों को जब आप क्लासिफाई करोगे तो आपका कहने का मतलब ये होगा कि सर, जितनी भी परचेज वाली ट्रांजैक्शन आपने की है उनको आप एक अलग किताब में डाल दो, और जितनी भी आपने सेल्स वाली ट्रांजैक्शन करी है उन सारी ट्रांजैक्शंस को आप एक अलग किताब में डाल दो। और उस किताब का नाम यहां पर क्या दिया जाता है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में लेजर, और इसे ही हम अकाउंट का नाम देते हैं। तो बच्चों, जब हम क्लासिफाई करते हैं, चीजों को अलग अलग बुक्स में डालते हैं, तो वो बुक्स का एक हेड होता है, उसको नाम दिया जाता है अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मान लो परचेज की ट्रांजैक्शंस को आप उस किताब में डालोगे तो उसके हेड को आप नाम क्या देने वाले हो, यहां पर परचेज अकाउंट। इन केस आप सेल्स की ट्रांजैक्शंस को उन अकाउंट्स के अंदर डालोगे तो वहां पर उसको नाम दोगे सेल्स अकाउंट। तो यही वो अकाउंट है जहां पर हम चीजों को क्लासिफाई करके डाल देते हैं। आई होप आपको अकाउंट का मतलब अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है कैपिटल। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल वर्ड का मतलब होता क्या है, इज द कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है जो इन्वेस्ट करा जाता है एक एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस के अंदर बाय द प्रोप्राइटर। किसके द्वारा इन्वेस्ट करा जाता है, प्रोप्राइटर, यानी कि जो बिजनेस का ऑनर है। मान लो मैं बिजनेस का ऑनर हूं, ये हूं मैं और ये है मेरा बिजनेस, ठीक है। अब मैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा लगाऊंगा। मान लो 1 लाख रुपए मैंने यहां पर लगाया, तो ये जो 1 लाख रुपए है ये एज अ कैपिटल ट्रीट करा जाएगा। ये बिजनेस की क्या हो गई, पूंजी हो गई, हम इसको बोलते हैं कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये हो सकता है आपके पैसे की फॉर्म में हो, या हो सकता है मैं पैसे के साथ साथ अपने घर से फर्नीचर उठा कर लिया हूं कि भाई बिजनेस के अंदर अब काम आएगा। कुछ मशीन्स हो सकता है मेरे घर पे ऐसी पड़ी है जो मेरे बिजनेस के अंदर काम आ जाए। तो ये एसेट की फॉर्म में भी हो सकता है। एसेट का मतलब जो भी, हालांकि इस पॉइंट को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, एसेट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि जो भी चीजें जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनकी एक मनी वैल्यू है, उनको हम एसेट्स का नाम देते हैं। अब मशीन हो गई, वो मेरी एक एसेट है, फर्नीचर है, वो मेरी एसेट है। तो मैं कैपिटल कैश की फॉर्म में तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, मैं प्लस अपनी एसेट की फॉर्म में भी कैपिटल को लगा सकता हूं। एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। एसेट की क्या है, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। कैपिटल को हम 2 नाम से और जानते हैं, एक तो बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, तो ये तो बात पता ही होगी आपको, नेटवर्थ के बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल है। और दूसरा जो वर्ड होता है इसमें, ऑनर्स इक्विटी, यानी कि मालिकाना हक, जो ऑनर्स का पैसा है वो कितना लगा हुआ है एक बिजनेस के अंदर, वो होती है मेरी कैपिटल। अच्छा, आपको अगर कोई कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोल दे तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो जितनी भी एसेट है, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर एसेट में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी एसेट का मतलब आप क्या मानोगे, कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक मनी वैल्यू हो उसको हम एसेट कहते हैं। अब वो फर्नीचर भी हो सकता है, वो कोई मशीन भी हो सकती है, वो आपके घर में रखा हुआ फ्रिज भी हो सकता है, वो XYZ कुछ भी हो सकता है।
और उसमें से माइनस कर दी जाए लायबिलिटी। इसको आप पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में। तो लायबिलिटी होती क्या है, पहले मैं इसे ही एक्सप्लेन करता हूं जिससे कि आपको सिंपल सा इसको याद कर लो। कैपिटल को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है लायबिलिटी। तो बच्चों लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो हमें देना है, पेबल का मतलब जो हमें देना है बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अभी मैंने आपको यहां पर क्या समझाया था कि एक मालिक ने, यानी कि जो मैं था, उसने अपने बिजनेस की शुरुआत करी और उसमें क्या लगाया, कैपिटल निवेश करा, पूंजी लगाई। अब 1,00,000 रुपए जो बिजनेस के नजरिए से अगर देखें तो वो इसके ऊपर लायबिलिटी हो गई। किसकी लायबिलिटी, उसके मालिक की, क्योंकि मालिक ने बिजनेस को 1,00,000 रुपए दिए एज अ कैपिटल। तो बिजनेस का फर्ज ये बनता है कि ये 1,00,000 रुपए ये इसको लौटाएगा इन फ्यूचर। जितना पैसा ये इसके अंदर लगाएगा वो इसका कर्जा होगा। आप इसको लायबिलिटी को सिंपल लैंग्वेज में बर्डन कह सकते हो, आप इसको कर्जा कह सकते हो। ये किसका होता है, मालिक का बिजनेस के ऊपर होता है। और हो सकता है बिजनेस का किसी थर्ड पर्सन का भी हो, मतलब बिजनेस के ऊपर किसी थर्ड पर्सन का भी बिजनेस चलते चलते बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, मेरे को लगा मेरे को बैंक से लोन लेना है, मैंने बैंक से लोन उठा लिया, बैंक की भी लायबिलिटी मेरे ऊपर हो गई। तो अब आइए आपको बात समझ में, लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा पैसा जो आपको देना है, या तो बिजनेस के द्वारा आपको मिलना है, या हो सकता है बिजनेस के द्वारा किसी थर्ड पार्टी को देना है, जस्ट लाइक बैंक। लायबिलिटी टूवर्ड ऑनर इज टर्म एज इंटरनल लायबिलिटी। जो सिचुएशन मैंने आपको यहां पर बिजनेस और मालिक के बीच की बताई है, उस लायबिलिटी को, उस कर्जे को हम नाम देते हैं यहां पर इंटरनल लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी बिजनेस के और मालिक के अलावा किसी थर्ड पर्सन से है, जैसे बैंक से है, बैंक से हमने पैसा उठा रखा है, तो वो होगी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो बच्चों यहां तक लायबिलिटी का मतलब आपको समझ आया। अगर लायबिलिटी का मतलब आपको समझ आया तो आप देखते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी दो पार्ट में होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। ध्यान से समझना मेरी बात को, एक्सटर्नल लायबिलिटी दो पार्ट में होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है वो होती है जैसे बैंक वगैरह से हम ले लेते हैं। मान लो मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए लिए। अब 1 करोड़ रुपए मैंने जब लिए तो ये 12 महीने से ज्यादा समय के लिए अगर मैं लेता हूं तो ये बैंक का लोन, ठीक है, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। और इन केस अगर मैंने कोई लायबिलिटी ले रखी है वो है करंट लायबिलिटी, तो इस सिचुएशन में अगर मैं 12 महीने के अंदर अंदर उस पैसे को वापस दे देता हूं अपने क्रेडिटर को, क्रेडिटर का मतलब मैंने बताया था आपको जिससे हमने उधार ले रखा है, हमें उसका पैसा लौटाना होता है, तो तब तक के लिए वो व्यक्ति हमारा क्रेडिटर होता है, या बिल्स पेबल। इस पॉइंट को मैं आपको आगे समझाऊंगा ये कौन होते हैं। तो करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है अगर हम अपना कर्जा 12 महीने के अंदर अंदर लौटा देते हैं या लौटाने का वादा कर देते हैं, तो वो आ जाती है हमारी करंट लायबिलिटी के अंदर। और ऐसी लायबिलिटी जिसको हम 12 महीने से ज्यादा समय के लिए लेते हैं, लंबी अवधि वाले जितने भी लोन्स मेरे होंगे वो कहलाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, अकाउंट वो होते हैं जहां पर हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर अकाउंट में क्लासिफाई करके डाल देते हैं और उसको पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। वो सारे अकाउंट हमारे सब क्लासिफाई होने के बाद जब निकल कर आते हैं तो वो अकाउंट होते हैं और वहां सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्डेड होती है। कैपिटल मैंने बताया जब भी कोई ऑनर बिजनेस के अंदर एक पैसा निवेश करता है बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, या कोई भी अपनी ऐसी चीज जस्ट लाइक एसेट जिसको मनी की वैल्यू में देखा जा सके उसको लगाता है बिजनेस के अंदर, तो उसे हम कैपिटल का नाम देते हैं। बच्चों लायबिलिटी में मैंने आपको बताया लायबिलिटी वो होती है जब हमें किसी को लौटाना हो। मैंने सिंपल सा उधार का नाम इसको दिया था, बर्डन का नाम इसको दिया था, कर्जे का नाम इसको दिया था। लायबिलिटी भी दो टाइप्स की मैंने आपको बताई। पहली बताई इंटरनल लायबिलिटी, जब एक ऑनर और बिजनेस के बीच की बात हो, यानी कि ऑनर जब बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो वो उस सिचुएशन में होगी हमारी इंटरनल लायबिलिटी। दूसरी लायबिलिटी मैंने आपको बताई जब एक बिजनेस किसी थर्ड पार्टी से कुछ उधार ले ले, जस्ट लाइक बैंक से उसने उधार ले लिया, तो वो होगी एक्सटर्नल लायबिलिटी। यानी कि बिजनेस और ऑनर के बीच की बात नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी और बिजनेस के बीच की बात है, उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी का नाम दिया था। एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैंने दो पार्ट्स में बाइफरकेट करा था, पहला नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरा करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में मैंने बताया 12 महीने से ज्यादा समय के लिए जो भी आपने लोन लिया है, जो भी आपने उधार लिया है, वो होगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होंगी जो 12 महीने के अंतर्गत वाली चीजें होंगी। आई होप बच्चों आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। तीनों टर्म्स अगर आपने वाकई समझ लिए तो प्लीज इनको नोट डाउन भी कर लेना। सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है।
ये कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बच्चों अगली वीडियो में कुछ और नई टर्म्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।